नमस्कार बंधुओं, आप सभी का इंजीनियर डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आर.एस. अग्रवाल पुस्तक से प्रश्नावली बी नंबर सिस्टम की उसके एक सवाल को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली जिसने भी वीडियो न देखा हो तो जीतू सर के द्वारा प्रश्नावली ए आर.एस. अग्रवाल के जितने भी चैप्टर उसमें हैं लगभग सभी चैप्टर पूर्ण कराए जा चुके हैं। तो वहाँ पर आप वीडियो संख्या 1 जरूर देख लें। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे जो नए होंगे, फिर भी देख जरूर लें एक बार। तो देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, प्रश्नमाला 1B पेज नंबर 29 नई पुस्तक से। प्रश्न आप बुक में देखिएगा, वहीं समझिएगा, यहाँ लिखेंगे नहीं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या से भाग देना है, कितनी संख्या से? 4 से भाग देना है। तो कह रहा है भागफल तथा शेष फल का योग, भागफल तथा शेष फल का योग जो कितना है? 8। तो माना भागफल क्या? भागफल माना x, शेष फल माना कितना? y। तो प्रश्न बनाया गया कि भागफल और शेष फल का योग क्या है? 8 है। समीकरण नंबर 1। इसके बाद कह रहा है इनके वर्गों का योग। किसके वर्ग? तो भागफल और शेष फल, इन दोनों के वर्गों का योग। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? x²। इसका करेंगे कितना आएगा? y²। तो कितना आ रहा है? सवाल में दे रहा है कितना? 34। ये प्रश्न में दिया है। अब ये दो समीकरण बन रहे हैं। अब यहाँ से क्या है, ये संख्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम तो x और y के मान निकाल लें। x और y के मान कैसे निकाल सकते हैं? या तो उस तरह से निकाल दें कि इसका दोनों तरफ वर्ग कर दें, x + y का होल स्क्वायर कर दें, तो इससे x y का मान आ जाएगा। इसके बाद x - y का होल स्क्वायर करके x + y स्क्वायर कर, इस तरह से कर दें, दूसरा समीकरण से कर दें। लेकिन इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कहोगे इसकी वैल्यू 4 ले लें, इसकी वैल्यू 4 लें, तब जाके 8 हुआ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, लेकिन यही शर्त यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। 4 के स्क्वायर 16 है और इस 4 के स्क्वायर 16 है और 16 और 16 कितना होगा? 32 होना कितना चाहिए? 34। इसलिए ये जो मान होंगे ये यहाँ पे नहीं रखे जा सकते हैं। क्या रखे जा सकते हैं? तो देखो 5 और 3 मिलकर 8 होता है, तो आप कहोगे बिल्कुल होता है। यहाँ पर देखो 5 का वर्ग क्या करोगे? तो आप कहोगे 25 और 3 का वर्ग क्या करोगे? आप कहोगे 9। 25 और 9 कितना हुआ? 34। इस ये लग गया। आप एक चीज ये कह सकते हो, एक बात ये कह सकते हो कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर आप 5 रख सकते हो। कहाँ पर? 3 और 5 रख सकते हो। तो कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा रुकना, इसके बाद बात बता देंगे ऐसा क्यों। तो 5 और 3 आया तो आप कह सकते हो कि x का मान आया कितना? 5 और y का मान आया कितना? y का मान कितना आया? तो आप कहोगे 3। अब एक बात बताओ, जो शेष फल आएगा और अगर 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो क्या कभी शेष फल यहाँ पर 5 आ सकता है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि जैसे ही 5 होगा तो एक बार भाग और चला जाएगा, यानी शेष फल तो 1 बचेगा ना। क्या भाग शेष फल 4 आ सकता है? तो आप कहोगे नहीं, 4 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 से पुनः भाग चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो शायद हमारी ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि 3 और 5 क्यों नहीं होगा। वैसे योग है, जोड़ है, ये क्रमविन्वय नियम का पालन नहीं करता है। 3 + 5 और 5 + 3 बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर अंतर है क्योंकि शेष फल और भागफल के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं ये बिंदु आपको समझ में आया होगा कि ये 3 ही क्यों? क्योंकि 4 से भाग देने पर हमेशा या तो 1 शेष बचता है, या तो 2, या तो 3, या तो 0। इसके अलावा कोई भी शेष नहीं बचता है। और यहाँ पर 5 नहीं बचेगा, क्योंकि 5 का मतलब क्या होगा? 1 ही होगा, 1 बचेगा। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब सीधे प्रश्न सॉल्व कर देते हैं। ये आया 5 और ये आया 3, आपको निकालना है। आप जानते हैं इसे बोलते हैं भाज्य और इसे बोलते हैं आप क्या? भाजक। इसे बोलते हैं भाज्य और इसे बोलते हैं भाजक, और इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल। खैर इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। आप ये समझो इस स्थान की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? इसका गुणा कर दोगे, जितना आएगा इसको जोड़ दोगे। 4 × 5 करो कितना आएगा? 20 और कितना आएगा? 23। तो आंसर कितना आएगा? 23। अब आप कहोगे कि भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लगाएं, वही तो है। देख लो, अब लिख देते हैं यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य निकालना है, भाजक कितना है? आप कहोगे 4 भाग देने वाला। भागफल कितना है? आप कहोगे 5। शेषफल कितना है? 3। ओवरऑल आंसर कितना है? इसको लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न
समझ में आया होगा, लोड कर लो। आया? दूसरा प्रश्न देखो, देखो यहाँ पर इस प्रश्नावली में क्या है ना, विकल्प नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं। देखा, ये 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या। तो माना 3 अंकों की संख्या, माना 3 अंकों की संख्या, आप कहोगे मान लिया x y z, 3 अंकों की मान लिया। वो कह रहा है अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो बदलने के बाद या अंकों के स्थान पलटने के बाद आ जाएगा, देखो बीच में कोई परिवर्तन होगा नहीं, z आ जाएगा सैकड़े के स्थान पर और x आ जाएगा इकाई के स्थान पर जी, पलटने पर। इसके बाद कह रहा है अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, ये अंक पलट दिया तो प्राप्त संख्या क्या हो गई? ZYX। प्राप्त संख्या से कितना अधिक है? 198 अधिक है। 198 कौन अधिक है? तो आप कहोगे 3 अंकों की संख्या ही क्या है? अधिक है। किससे? ZYX से। तो आप क्या कहोगे? XYZ प्लस 198 बराबर कितना? ZYX। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। ये देखो, अगर आप स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा, मान लो 4 5 6 लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप यही तो कहोगे आप 4 गुणा 10 नहीं 100, 5 गुणा कितना 10 प्लस क्या 6, यही तो कहोगे। स्थानीय मान यही तो है। 4 के बाद 2 जीरो, 5 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं। ये तो लिख सकते हो 450 6 और मिलकर बनेगा कितना? 456। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे वो देखो। इसको लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z प्लस 198 इक्वल कितना आएगा? 100z और ये कितना आएगा? 10y और ये कितना आएगा? x। अब सॉल्व कर लेते हैं। x इधर आएगा, 100 में ये घट जाएगा तो बचेगा 99x और ये 10y क्या हो जाएगा? कट जाएगा जब इधर आएगा। और ये z वाली बात क्या है? तो ये बनेगा -99z और ये हो जाएगा -198। अब 99 कॉमन ले लेंगे तो आप कहोगे बिल्कुल, तो x माइनस z इक्वल 99 जब कॉमन हुआ होगा तो ये आएगा 99 नीचे आ जाएगा। तो 99 दूना कितना होता है? 198। तो ये बनेगा कितना? माइनस का 2। तो एक समीकरण बना कितना? x माइनस z बराबर कितना? माइनस का 2। ठीक है, पहला ही समीकरण है। आगे कह रहा है प्रश्न में कि ये मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। यदि मध्य अंक क्या है आपका? दोनों कोई भी ले लो y, कह रहा दोनों के औसत के बराबर यानी x प्लस z, पदों का योग बड़े पदों की संख्या। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो ये बनेगा x प्लस z इक्वल कितना? तो आप कहोगे 2y। समीकरण नंबर दूसरा यही तो बनेगा। आगे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, इसके बाद एक बात और कही गई है प्रारंभ में कि 3 अंकों की बनी संख्या का योग 6 है, यानी इन 3 अंकों की बनी जो संख्या इनका योग क्या है? 6 है। तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल कितना? 6। कोई भी समीकरण तीसरा मान लो पहले मानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 2x और बराबर -2 प्लस 2y। तो ये बनेगा 2x माइनस 2y माइनस का 2। तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा? तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको कोई समीकरण दे देना, ठीक। इसके बाद देखो
x प्लस जेड बराबर 2y था, तो x प्लस जेड बराबर यहाँ रख दो 2y, तो 2y और y कितना हो जाएगा 3y, 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 2, और y बराबर जैसे ही 2 आया तो यहाँ पर रख दो, तो x माइनस 2 बराबर -1, तो माइनस x बराबर हो जाएगा -1 प्लस का 2, तो x इक्वल आएगा कितना 1, तो x का मान आया 1, y का मान आया 2। अब और z का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख दो, इसी में यही सरल दिख रहा है, इसमें रख दो x माइनस जेड बराबर -2, x का मान है 1 माइनस जेड -2, ये जाएगा तो माइनस जेड बराबर -2 -1, तो माइनस जेड बराबर कितना -3, तो जेड बराबर कितना आएगा 3, तो 3 अंकों की जो संख्या बनी है मूल संख्या यही तो है, तो x का मान कितना 1, y का मान कितना 2 और z का मान कितना 3, तो आंसर कितना आएगा 1 2 3। अब आप कहोगे इतना लंबा लगा दिया तो कैसे काम चलेगा, बिल्कुल नहीं करना, क्या करना है वो देखो, ये तो इसका बेस है, क्योंकि जब आप लाइन के दौरान यही पाया गया अगर इसका शॉर्टकट पहले बता दिया जाता है तो फिर यही कहते हैं कि सर इसको बेस कैसे होगा, कैसे सॉल्व करें, कैसे 198 किस में अधिक करेंगे किस में जोड़ेंगे, तो वो बात बता दी मैंने आपको। चलो इसका शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे करें, विकल्प नहीं है फिर भी सोचो, एक बढ़िया पॉइंट इसमें छिपा हुआ है। क्या इसमें कह रहा है कि यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो, बस यहां से इस बात का शॉर्टकट मिल जाता है, यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। देखो मध्य अंक मान लो लिखा है 6 7 8, ये मध्य अंक है, तो आप कहोगे ये क्या है दोनों के औसत के बराबर, 8 प्लस 6/2 यानी 14/2 बराबर कितना आएगा, तो आप कहोगे हम कहेंगे ऐसे ना मानो, क्या करोगे मान लो 15 16 और 17, इनका ये कंडीशन इसमें लगाओ कि जो बीच वाली संख्या दोनों के औसत के बराबर होती है क्या, तो 15 प्लस 17/2 यानी 32/2 बराबर कितना 16। शायद हमारी बात आपको ये समझ में आ गई होगी हमने क्या किया। कहने का आशय ये है कि जब क्रमागत संख्याएं होंगी, क्या होंगी, जब क्रमागत संख्या होंगी तब जाके ऐसा संभव होता है, क्रमागत संख्याओं में कि बीच वाली संख्या क्या हो दोनों का औसत। बात समझ में आ गई। अब अगर विकल्प में क्रमागत संख्या विकल्प कुछ इस तरह से दे दे 1 2 3, पहला विकल्प 3 2 1, और कुछ भी दे दे 3 अंकों के 1 1 4 बना रहे हैं आपको बताने के लिए 1 1 4, इसके बाद 2 0 4, मान लो 4 विकल्प दिया है। अब कैसे पहचानेंगे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो पहली कंडीशन लगाओ इसमें क्या कि 3 अंकों से बड़ी संख्या के अंकों का योग 6 है, तो 3 2 5 1 6 बिल्कुल सही, 3 2 5 1 6 बिल्कुल सही, 4 2 6 बिल्कुल सही, 4 2 6 बिल्कुल सही। कहने का आशय है कि इसमें तो सभी अंकों का योग 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि मध्य के बीच वाला छोड़ दो, मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। अब देखो ये क्रमागत तो नहीं है, क्या ये औसत के बराबर है, क्या 1 लेंगे तो क्या 1/4/2 यानी ये तो 2.5 आएगा, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो ये कट जाएंगे। अब ये तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इसके लिए क्योंकि दोनों का औसत बात वही है ना, बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या है, ये बीच वाली संख्या है, तो इसमें क्या करोगे 3 + 1 बटे कितना 2, तो ये आएगा 4/2 बराबर कितना आएगा, तो यही कंडीशन इसमें लगाओ 2 बराबर 2 + 1 बटे कितना 2, तो इसमें भी 2 ही तो आएगा, कट के 2 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो इस तरह से आपको बात समझ आ गई, लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है। क्या कंडीशन होती है उसको देखो। कंडीशन इसमें ये दी गई है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। जब अंक पलट देते हैं, जैसे मान लो ये 2 लेंगे, 1 2 3 लिया या 3 2 1 लिया, अब इसके अंक पलट दिया हमने, जब इसके अंक पलट दिया तो क्या होता है कि 1 इधर आएगा, 2 इधर रहेगा, 3 इधर आएगा। अब एक चीज बताओ, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। बताओ क्या ये 198 से अधिक है कि 198 से कम है? 198 से क्या है? कम है। अधिक होने का कोई सवाल ही, प्रश्न ही यहाँ पर नहीं होता है। 198 से अधिक नहीं है।
अब इसको पलट दो तो आप कहोगे इससे संख्या बनेगी 3 2 1, इससे क्या बनेगी 3 2 1। अब इस 3 2 1 को देख लो, अब ये 3 2 1 में 123 अगर घटा दे तो क्या आएगा, 11 में 3 जाएंगे 8 आएगा, और यहाँ पर आपको बचा होगा 11 में 2 9 और ये 1। आप कह सकते हो कि 321 जो पलटने के बाद संख्या आई है वो क्या है 198 से अधिक है, इसलिए विकल्प कौन सही होगा 1 2 3। यही तरीका है इसका करने का। एक बात याद रखना, क्रमागत में ही होगी, अगर क्रम से संख्या दी नहीं तब जाके बीच वाली औसत होगी, बाकी विकल्प ऐसे ही खड़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पहले बेस यही इसका शॉर्टकट, इतना मैंने समझाया, लेकिन आपको सीधे देखना था सहयोग किसमें, तो सहयोग तो सभी में, लेकिन औसत वाली बात देखना होती है। 2 आ जाएंगी, जैसे ही 2 मिल जाएंगी तो संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे और देखेंगे कि 198 से 198 मूल संख्या जो है 198 से अधिक है हो जाती है या नहीं, ये बात आपको देखना है। अगर पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है, पलट दिया 321 आ गई, तो ये मूल संख्या से क्या है 198 अधिक है, कौन 321, यही आपका आंसर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। परीक्षा है, उत्तीर्ण वाले तुलना कर रहा है, एक तरफ पास और एक तरफ फेल। कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी, यानी अनुत्तीर्ण अगर x होता है तो जो पास होता है वो कितना होगा, तो आप कहोगे 4x। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। तो इसके हिसाब से कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो 5x। फिर ये कह रहा है कि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, 5x ना होकर कह रहा है कि 35 कम होते, यानी किसमें, कुल में ही तो 35 कम होंगे परीक्षार्थी, तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 9 क्या है, अधिक अनुत्तीर्ण होते हैं, x + 9। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता है, कुल कितने परीक्षार्थी हैं। अब बताओ एक चीज, ये आपके कुल हैं, ये कुल परीक्षार्थी हैं, और ये आपके फेल वाले हैं कुल में से। अगर हम कह दें कि कुल पास कितने, किस हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से, तो आप क्या कहोगे, कुल में फेल घटा दें तो पास आ जाएगा, तो आप कहोगे पास वाले छात्र, पास होने वाले छात्र, पास होने वाले छात्रों की संख्या, तो आप कहोगे 5x - 35 - x - 9। आप कहोगे ऐसे कैसे घटा दिया। एक चीज बताओ, आपके पास कुल परीक्षार्थी मान लो अगर 50 हैं और अगर 20 फेल हो गए, ये 20 फेल हैं, अगर आपसे पूछा जाए पास कितने हुए तो आप कैसे बताओगे, 20 जब फेल है तो आप अभी आप बता सकते हो ना कि 30, तो कैसे आया 50 में 20 क्या कर दिया, घटा दिया, तो ये बनेगा 4x और 35 में कितना होता है 44 - 44। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता है। उत्तीर्ण, पहले उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, तो आप कहोगे 4x - 44। इसके बाद कह रहा है अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो आप कहोगे x + 9। दोनों का रेशियो कितना है, तो 2:1। ठीक है, कुल कितने परीक्षार्थी थे, देखो। अब इसमें आप ये सोचो, नहीं विकल्प में आप मान दिया होता तो क्या इसमें रख देते, नहीं रख पाते, क्योंकि वहां पर मान दिया था किसका, कुल का। देखना ऐसा क्यों, तो गुणा करेंगे तो 4x - 44 = 2x प्लस का कितना 18, और ये इधर आएगा 2x हो जाएगा, हाँ 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा जुड़ जाएगा, 18 8 4 12 12 4 5 6, यानी x इक्वल कितना आएगा, कट जाएगा ये, तो आएगा 31। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल कितने हैं 5x। ठीक है, x को गुणा कर देंगे, x का मान कितना आया 31, तो आप क्या कहोगे 5 × 5 5 × 15, तो 5 × 15, यानी कितने छात्र
155 आंसर नोट कर, ये आ गया होगा आपको समझ। इसमें यही है, आप ऐसे से करने कीजिए, ये होगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखो, लिखा है कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है? इस टाइप के प्रश्न आपको एलसीएम और एचसीएफ में कराए। बात करें लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है, अर्थात इसका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, अगर प्रश्न में ये विकल्प में दिया होता तो इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना था, करना क्या था वो समझो। कि अगर कह रहा है कि कोई अंक लेते, 8 लड़के हों तो 6 शेष बचते। ठीक है, न्यूनतम संख्या मान लिया 8, उसमें भाग देते, अगर 6 बच जाता तो सही था। उसी में 10 लड़के होते, यानी 10 से भाग देते 8 बच जाता, और उसी में 14 से भाग देते तो 0 शेष बचता। तो वो विकल्प हम क्या कर लेते, चुन लेते। लेकिन यहाँ पर विकल्प दिए नहीं गए हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। शॉर्टकट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, विकल्प में आप 14 से भाग दे देना, जिसमें पूरा पूरा चला जाए, और संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम। ऐसा नहीं कि एक तरफ लिख दिया 140 और एक तरफ लिख दिया 42। अब आप कहो कि नहीं इसमें तो दोनों में भाग जा रहा है, तो नहीं, प्रश्न ने क्या बोला है कि न्यूनतम बताओ, तो आंसर फिर क्या होगा, यहाँ पर यही तो होगा। फिर ये नहीं होगा, कट रहा है तो क्या हुआ, न्यूनतम। अगर इस तरह से तीनों विकल्प ये दिए हैं तो फिर कौन सा होगा, फिर तो यही होगा ना। शायद आपको ये प्रश्न का शॉर्टकट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके कैसे इसको सॉल्व करें उस तरह से। लासा मासम कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, फिर भी थोड़ा बताते हैं आपको। इधर लड़के लिखे हैं और इधर लिखे हैं शेष जो बचते हैं। प्रश्न कह रहे हैं 8 लड़के हो तो इतने शेष 6 लड़के क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। 10 लड़के हो तो 8 लड़के शेष बचते हैं। 12 लड़के हो तो 10 लड़के शेष बचते हैं। और अगर 14 लड़के हों तो कोई शेष नहीं बचता है। ये प्रश्न बोल रहा है। आप एक बात सुनो, ये लड़के जब इस टाइप के प्रश्न होते हैं हम इनका देखते हैं कि अंतर इनका कितने का, तो आप पाएंगे अंतर इनका सभी का समान है। अब ये क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जब अंतर समान है तो अब क्या करेंगे, किस टाइप से, तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम जो लेंगे कितना आएगा, सबको मालूम होगा कैसे निकाला जाता है, फिर भी बता देते हैं एक बार, जो लोग नए साथी हैं अभी। 8, 10, 12 इस प्रकार से निकालते हैं ना, 2 करके। तो आप इस तरह से याद आ गई होगी बात, आपको कर लीजिएगा। एलसीएम जो आएगा वो आएगा इसका कितना, 120 आएगा। अब वो कह रहा है कि सब में क्या बचता है, 2 शेष बच रहा है। सब में क्या बचता है, 2 शेष बच रहा है। अगर वो ये कह देता कि नहीं पूर्णतः पूरा कट जाए तो क्या होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बात सुनो, 5 का भाग अगर 27 में देना है तो क्या करते थे, 25 आता, 2 आता है। अगर हम ये कह दें कि इसको पूरा कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे ये इसमें क्या करें, 2 क्या कर दें, घटा दें। क्या करेंगे इसमें, 2 घटा दें। ठीक है, इस तरह से पूरा इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 घटा तो देंगे, क्या करेंगे, 2 घटा तो देंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ी घटेगा। इसमें एक मल्टीपल ले लेंगे कोई भी के का, मान लो के मल्टीपल ले लिया, तो हमारी कंडीशन में 120 के -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करना है, तो आप कहोगे 14 से। तो अब इसको इसमें ऐसा कोई के का मान रखें जिससे भाग दें 14 का, तो क्या हो जाए, पूरा कट जाए। अब क्या होगा, एक बात समझो, इसमें तो मान रखेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, काफी मतलब कि ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे वो समझो। इससे बचने के लिए एक काम करना, 14 का भाग सीधे आप 120 में दे देना, इसमें 120 में, तो 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, 3 आया और 11, 112, यानी 8 शेष बचा। और जो ये शेष बचा,
तो इसको लिख देना वहां पर 8k-2/14। अब देख लो कौन सा मान रख दो। k बराबर 1 रखोगे तो 6 आएगा, k बराबर 2 रखोगे 8 दूना 16 घट जाएगा, बिल्कुल सही। k बराबर क्या आया, 2 मान रखने से क्या हो गया, विभाजित हो गया। कैसे, 8 दूना 16 में 2 जाएंगे कितने, 14 बचेंगे, और 14 से 14 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब k इक्वल कितना आया, 2 आया। k का मान कहाँ रख दें, इसमें रख दें, समीकरण इसमें है। तो 120 गुणा 2 कितना आएगा, तो 120 गुणा 2 12 दूना 24 यानी 240, और ये क्या आया माइनस का 2, और ये आया आपका 238। तो 238 देखो क्या इससे कटेगा 14 से, तो बिल्कुल कटेगा। 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, बिल्कुल बचेगा। जो कंडीशन पहले बताएगी तो इसमें क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, और आपका आंसर क्या आएगा 238। ये इसका लॉन्ग कट इस तरह से किया जाता है, लेकिन शॉर्टकट से बहुत ही सरल होता है, प्रश्न देखते हो उत्तर मिल जाता है आपको। उम्मीद यही है कि आपको ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से करते हैं, शेष लासा समय और विस्तार से बताते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे, उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। इसके कम से कम 3 से 4 तरीके होते हैं, हिंट्स देते हैं आप। नंबर 1 तो इसका एलिगेशन होता है, एलिगेशन से इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। और ये सरलीकरण में पड़ा होगा कि इसमें एक कंडीशन होती है कि मान, इसको अगर एक बात होती है, अगर मान ले कि माना सभी प्रश्न सही हैं तो उत्तर किसका निकलेगा, गलत का। और अगर मान ले कि माना सभी प्रश्न गलत हैं तो उत्तर किसका निकलेगा, गलत मानेंगे तो सही का, और सही मानेंगे तो किसका, गलत का निकलेगा। करेंगे किस प्रकार से, तो वो समझ लें। चलो देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। एलिगेशन से पहले इसको बता देते हैं, एलिगेशन से कैसे करते हैं। कुल प्रश्न कितने हैं, 100। कुल प्रश्न कितने हैं, 100। 100 प्रश्न है तो एक तरफ मानेंगे कि माना सभी प्रश्न गलत हैं, और एक तरफ मानेंगे एलिगेशन में क्या, माना सभी प्रश्न सही है, इस तरह से। अब एक चीज बताइए आप कि कुल प्रश्न 100 हैं और एक प्रश्न के सही उत्तर में 2 अंक मिलते हैं। सही उत्तर में कितने अंक मिलते हैं, तो आप कहोगे सही उत्तर पे 2 अंक मिलते हैं। अगर सभी प्रश्न सही हो गए तो 100 प्रश्न हैं और एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलते हैं, आपको 2 अंक मिलते हैं। 100 प्रश्नों में कुल अंक कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे 200, 100 गुणा 2। अब सभी प्रश्न अगर गलत हैं तो अब ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अब तो निगेटिव में आपके अंक चले जाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आपके गलत हैं। और जब आपके सभी प्रश्न गलत हैं तो आप क्या करोगे कि हर गलत नंबर पे कितना कटता है, तो आप कहोगे कि गलत नंबर पे 1 अंक कम कर दिया। तो गलत नंबर पे गलत, ये जो माइनस लिख देते हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि 1 कम हो जाता है, तो माइनस के कितने आ जाएंगे आपके 100। कुल प्राप्तांक एलिगेशन में कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, इस तरह से रखते हैं बीच में। ये आपको मिश्रण में पहली प्रश्नमाला या प्रश्नावली पहली देखना, जीतू सर के द्वारा कंप्लीट कराई गई है। वहां पर आप पहली प्रश्नावली प्ले लिस्ट में जाकर मैथ्स बाय जीतू सिंह, वहां पर आप देख सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसका अंतर जब करते हैं तो अंतर करते हैं तो ये क्या होगा, घटने की बजाय क्या हो जाएगा, अंतर करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो ये कितना आएगा 180, और ये आप क्या होगा, एक बार क्या होता है घट जाता है, यानी घटता तो है, तो ये कितना आएगा, घट जाएगा। 200 में 80 जाएगा, कितना आएगा 120, 0 से 0 जाएगा। 6 गुणा 3 कितना होता है 18, और 6 2 12। रेशियो आया कितना 3:2। ये जो 3:2 निकला, क्या निकला, ये निकले सही प्रश्न और ये निकले गलत प्रश्न, यानी इसके हिसाब से सही 3 और इसके हिसाब से गलत क्या 2। तो हमारे हिसाब से कुल कितने, तो प्रश्न इसमें कितने कुल प्राप्तांक मिलते हैं, तो इसमें कुल प्रश्न कितने हैं 100। तो हमारे हिसाब से प्रश्न कितने, 3 और 2 कितना 5। कुल प्राप्तांक जो होता है कुल का डाटा बीच में रखते हैं, हमारे हिसाब से 5 प्रश्न। सवाल के हिसाब से कितने 100, तो 5 दूना 10, एक बराबर कितने के 20 के।
और जब 1 बराबर 20 के तो 3 बराबर किसके, तो आपको होगा 3 का दोनों तरफ गुणा करेंगे, 3 बराबर किसके आ जाएगा 60 के, 2 बराबर किसके आ जाएगा, 2 बराबर हो गया किसके आएगा 40 के। यानी 40 क्या होंगे आपके सही प्रश्न और 4 माफ कीजिएगा 60 प्रश्न जो है वो आपके आएंगे सही प्रश्न और ये 2 है ये गलत नीचे है ना, तो 40 जो प्रश्न आएंगे वो क्या आएंगे आपके गलत प्रश्न और आंसर आपका आपसे पूछा है कि सही प्रश्न कितने होंगे तो ये आंसर। इस तरह से शायद आपको बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। और देखो इसका दूसरा तरीका है जो आपको सही लगे। हमने माना सभी प्रश्न सही हैं, दूसरा तरीका है माना सभी प्रश्न सही हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई क्या कि अगर मानेंगे सभी प्रश्न सही है तो जो उत्तर निकलेगा सीधे वो होगा गलत का। अगर मान लिया कि सभी प्रश्न गलत हैं तो उत्तर निकलेगा किसका, सही का। तो माना सभी प्रश्न सही हैं, अगर 100 के 100 प्रश्न सही हैं और प्रत्येक 2 नंबर है तो हमको मिलते कितने होने कितने चाहिए थे, 200 होने चाहिए या मिलने चाहिए। मिले कितने, तो मिले कितने तो आप कहोगे 80 तो मिले, कुल प्राप्तांक कितना हुआ 80। अब बताओ कितना मतलब कि कितने का अंतर है दोनों के बीच में, यानी कितने कम मिले अभी, तो आप कहोगे कितने कम इनको मिले, तो आप कहोगे 120 कम मिले। अब 120 कम क्यों मिले इसका कारण समझना, 120 200 में 80 जाएगा कितना बचेगा 120 अंक कम क्यों मिले, तो आप कहोगे 120 इसलिए कम मिले क्योंकि सही उत्तर पे क्या होता है +2 मिल जाते हैं और गलत उत्तर पे क्या होता है -3 कट जाता है। इन दोनों को ओवरऑल अंतर इनके हिसाब से अंतर कितने का, तो आप कहोगे 3 का। इनके हिसाब से अंतर कितने का 120 का, 3 बराबर 120 के। 1 बराबर कितना है तो आप कहोगे 120/3 यानी 312 यानी 1 बराबर कितना है 40 और 1 बराबर जो 40 आया तो ये क्या निकले होंगे, ये आपके निकले हैं गलत क्या प्रश्नों की संख्या। अब जब गलत प्रश्नों की संख्या निकली क्यों, क्योंकि आपने क्या माना सभी प्रश्न क्या है सही है तो गलत प्रश्न निकले और 100 में 40 गलत हैं, 100 में 40 प्रश्न क्या हो गए गलत, तो बचे कितने 60 आंसर। इससे भी हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको सलाह दूंगा ना वो यही है कि आप इसे अब जो भी बता रहे हैं आप उससे करना। तो कहोगे इसको बताया क्यों, तो बताना इसलिए पड़ता है ना क्योंकि यूट्यूब में आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे एक्स से तो हो ही जाते हैं सवाल, सब कोई कर लेता है। फिर भी सलाह यही है कि आप इसको एक्स से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके लिए आपको अभ्यास चाहिए, सोचना होगा, है कुछ नहीं, आप भी समझ पा रहे होंगे। 100 थे 200 मिला, कुल मिले कितने प्रश्न के अनुसार 80, कितने अधिक कितने कम मिले, तो आप कहोगे 120। यहाँ पर अंतर 120 का, यहाँ पर कितने अंतर 3 का, तो 3 बराबर 120 के, 1 बराबर 40 के, 1 बराबर 40 तो 100 कितने 60 प्रश्न सही होंगे उत्तर। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखते हैं इसका। कुल प्रश्न कितने हैं 100, इसी से करना सवाल। कुल प्रश्न कितने हैं 100, सही प्रश्नों की संख्या माना x। अब एक चीज बताओ, सही जब 100 x हैं तो गलत कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 100 - x। कितने हो जाएंगे 100 - x। सही पर जो अंक मिलते हैं वो मिलते हैं 2, तो एक प्रश्न पे अगर 2 प्रश्न होते हैं 2 अंक मिलते हैं तो कितने अंक हो जाते हैं 4। तो यहाँ पर प्रश्न कितने x, तो एक नंबर पे एक पे मिलता है 2, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे इसके, तो आप कहोगे 2x। एक नंबर इसमें काट लिया जाता है जिसमें हो जाएगा 1 गुणा 100 - x, यानी ये नंबर मिले थे माइनस कर दिए तो ये क्या हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे। ये वास्तव में क्या है अंक हमारे हिसाब से इतने अंक प्रश्न के हिसाब से 80 अंक मिले। हल कर देंगे इसको, -100 + x इक्वल कितना 80, ये आएगा 3x और ये -100 उधर जाएगा तो 80 में 100 जुड़ जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा 180। तो x इक्वल कितना आएगा 180 बटा कितना 3, ये कट जाएगा कितना बचे 60। x इक्वल कितना है 60। बताओ बात समझ में आई या नहीं है सरल ये, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, x का सहारा लेना और इससे आराम से प्रश्न हो जाएगा। हाँ उसमें भी आपको बिना पेन के भी कर सकते हैं कि हाँ इतने सही थे इतने 80 आना चाहिए 120 आना चाहिए, दोनों का अंतर 2 1 का 3 का डिवाइड कर दिया तो जो गलत प्रश्न आए सही माने थे गलत आएगा, गलत मानते सही आएगा। तरीके कई है लेकिन करना इसी से। नोट कर
छठवां नंबर, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेष फल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। देखो इस टाइप के प्रश्न हम करते क्या हैं, अगर किसी संख्या को 713 से भाग दे रहा है तो शेष फल कितना आता है 115, तो वो कह रहा है इसी संख्या को, यानी संख्या ये इसी संख्या को किससे भाग दें, 31 से भाग दें, तो कह रहा है शेष फल कितना है, प्रश्न यही है, ये क्या है। इसके लिए शॉर्टकट किया गया था, इसका बेस के मान के तो कर देंगे, लेकिन इसके शॉर्टकट से सीधे करते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। एसएससी परीक्षा में आया भी है, एसएससी परीक्षा 2008 में आया भी है। इसमें करते क्या है, सीधे इसमें जो ये 31 है और ये 115 है, सीधे इसका भाग इसमें दे देते हैं, यानी नीचे इस तरह से लिख देते हैं 31, बस 31 का भाग किसमें दे देंगे 115 में दे देंगे। कितनी बार जाएगा तो आपको होगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3 5 3 जाएगा तो 11, कितना बचेगा 22 आंसर। बस यही करना है। इस टाइप के प्रश्नावली ये में भी थी। अगर इसका हल देखेंगे तो वहाँ पे क्यू मान के हल किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्रकार करें। कहने का आशय क्या है, जिसमें 31 से भाग देने पर, 31 से जिसमें लास्ट देखना भाग देने पर उतना इसमें भाग चला जाए, जितना शेष बचेगा वही उत्तर आएगा। लेकिन इसके पहले एक कंडीशन होती है, अगर यह प्रश्न दिक्कत कब पड़ता है, जब ये 31 इसमें भाग कब देंगे मालूम है, उसका गौर करो। 713 अगर 31 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब ये नियम इसमें नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। हालांकि ऐसे प्रश्न बहुत कम ही बनते हैं, लेकिन ये नियम नहीं लगेगा। तब फिर क्या होगा, तो उसकी चर्चा जब मैथ्स बुक दूसरी बुक लेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे ना, तब वहाँ पर बता देंगे। अभी इतना समझो कि ये पूरा अभी कट जाएगा, यहाँ कितना अभी ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अभी भाग देंगे तो ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए 31 का भाग इसमें दीजिए, सीधे 115 दे दिए। याद रखना, इसका भाग इसमें और इसका भाग इसमें भी जाना चाहिए, ये भाग ये जाना चाहिए और इसमें दे दिए। शायद आपको यह डायग्राम या सवाल प्रश्न भी समझ में आया। आंसर नोट कर दो, सीधे 31 का भाग 115 दे देना, इससे कोई मतलब, इससे बस इतना मतलब है कि इसमें कंडीशन ये लागू होना चाहिए, जाना चाहिए। जब इसका बेसिक करेंगे तब जाके स्पष्ट होता है ऐसा क्यों होता है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं तो बता भी देता। इसके बाद देखो 7वां नंबर, अच्छा प्रश्न, यदि 683 की घात 125 माइनस 598 की पावर 125, ये माइनस लगा और लिखा है 647 की घात 125 माइनस 598 की घात 125। कह रहा है कि को 36 से विभक्त करें तो शेष फल क्या होगा। 36 से विभक्त करें तो शेष फल क्या होगा, समझो जरा। 36 से डिवाइड करना, इसको माइनस का गुणा कर दो अंदर, तो इसी स्टेप में लिख देते हैं आपको। 683 की घात 125 माइनस 598 की घात 125 माइनस 647 की घात 125, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 598 पावर कितना 125। ये समान है दोनों, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। अब आपको 36 से विभक्त होने पर शेष कितना बचेगा, इसको देखो। एक बात समझो जरा, यहाँ पर मान ले इसको, इस वैल्यू को माने अगर x इक्वल और इसको मान ले y इक्वल, और ये दोनों बराबर हैं तो इसको मान लिया है। बहुत ध्यान समझो, तो हमने कह दिया कि x की घात n माइनस y की घात n। अब यहाँ पर क्या है कि 125 लिखा था, 125 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे 125 जो है वो विषम संख्या है। विषम संख्या जब होती है तो आप कह सकते हो कि एक लिख सकते हो, एक लिख सकते हो, x क्यूब लिख सकते हो, y क्यूब लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। तो इसका जो एक कॉमन फैक्टर, इसका जो गुणनखंड निकलेगा एक तो आएगा x माइनस वाई ही आएगा। अब ये x माइनस वाई सभी में आएगा विषम वाले कंडीशन में, तो ये बनेगा x माइनस वाई यानी a क्यूब माइनस b क्यूब से, और शेष आपका क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। लेकिन मतलब हमने किससे एक x माइनस वाई से, अगर ये हिस्सा 36 से डिवाइड हो जाए तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हमें सीधे निकालना होगा क्या, x माइनस वाई।
तो इसका एक्स माइनस वाई जब निकालेंगे 13 में 7 जाए कितने बचेगा 6 बचेगा, और इसके बाद ये 7 में 4 जाए कितना बचेगा 3। तो ये x माइनस वाई इसका मान कितना आया, तो आप कहोगे 1 इसका गुणनखंड आया 36। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये बात अभी हमने छोड़ दिया क्योंकि इसके नीचे 36 लिखेंगे तो ये इससे क्या होगा कट जाएगा। तो इस तरह से 36 से 36 क्या हो जाएगा कट जाएगा। आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। यह बात आपको समझ में आई कि विषम की कंडीशन में क्या होता है। सम की कंडीशन में क्या होता है आगे शायद प्रश्न दिया है उसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना, ये बात समझना कैसे। इस तरह से छोटा प्रश्न ले लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा आएगा। x पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 में x माइनस वाई इसका एक फैक्टर आएगा। भाई एक चीज समझो, अगर दिक्कत हो रही हो तो हम लिखते हैं आपको 6 गुणा 72, मतलब 36 गुणा 72 बटे कितना लिखो 36 लिख दें। तो एक ये आया एक ये आया, मान लो ये हिस्सा ये इसको मान लिया और ये हिस्सा इसको मान लिया, तो एक ही तो कटेगा 36 गुना 72, ऐसा थोड़ी नहीं ये भी कट जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं एक ही कटेगा, वही बात है यहाँ पर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां। लिखा है 527 की घात 379 प्लस 473 की पावर लिखा है 379 पूरा ब्रैकेट तथा 527 की पावर 166 473 की पावर 166 के सार गुणनखंड क्या होंगे, मतलब कि कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन लिखना। सार मान सभी मान यानी जो दोनों मिले, तो आप क्या करोगे, आप इसको x मानोगे और इसको y मानोगे, इसको n मान लोगे, इसको भी n मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना इसके पहले प्रश्न में क्या था माइनस था, यहाँ पर क्या है प्लस, तो x की पावर क्या हो जाएगा n और ये क्या हो जाएगा y की पावर n। अब एक चीज बताओ, इसका एक जो फैक्टर निकलेगा तो किस प्रकार निकलेगा। आप कहोगे अगर एक रख दें तो x प्लस वाई ये तो आएगा, और अगर दो रखो विषम है तो अगर 3 रख दें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप तो एक्स प्लस वाई डॉट इस तरह से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ऑफिस में आता है। तो ये देखो ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो हमें अब करना क्या चाहिए, इससे सीधे इसका मान निकालना है। तो इसका जो एक फैक्टर हम निकाल लें तो क्या निकलेगा, तो आप कहोगे कि इसको सीधे अब क्या करना होगा जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, तो उसका रीजन यहाँ पर आपको बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक जो जोड़ने का रीजन होगा x प्लस वाई होगा, क्योंकि इससे ये इसका कॉमन निकलेगा। तो x प्लस वाई निकलेगा तो 527 में 473 जोड़ देंगे, 7 3 10 7 2 9 5 4 कितना आएगा 1000। अब इधर आ जाओ, इसका तो 1000 आ गया, एक गुणनखंड इसका 1000 आ गया। मान लो कॉमन नहीं कह सकते, अभी एक गुणनखंड हमने कहा 1000 हमने निकाल लिया। इसका कितना निकाल लिया, तो कहोगे 1000 निकाल, ठीक है। इसके बाद वाले में चलते हैं, तो ये क्या लिखा है, इसको पावर इसमें भी समान है, इसको मान ले x, इसको मान ले n और इसको मान ले y और इसको मान ले n। यहाँ पर भी क्या है विषम है, तो विषम का मतलब क्या होता है x माइनस वाई, विषम मतलब क्या होता है x माइनस वाई। तो x माइनस विषम नहीं है, वहाँ कीजिएगा सम है, क्योंकि 166 क्या है 2 से विभाज्य है, ये सम है और सम है। तो यहाँ पर एक तो रखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या रखेंगे 2, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र क्या होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई। देखो यहाँ से बना, तो इसके कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब इसमें 4 रख देंगे तो भी ये बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो 527 में 473 जब जोड़ेंगे तो आएगा 1000, ठीक। दूसरा इसका फैक्टर क्या आएगा, 527 में 473 जब घटा देंगे तो आएगा 7 में 4 जाएगा, 4 बचेगा और 11 में 7 4 बचेगा, और यानी कितना आएगा 44 आएगा। लेकिन दोनों में कह रहा है सार गुणनखंड जो दोनों में हो, तो 1000 इससे आया 1000 इससे आया, तो आंसर ओवरऑल कितना आएगा 1000। ये बात समझ में कैसे निकालना है, इस तरह से नोट कर।
अगला प्रश्न देखो, नोट हुआ ना? अगला प्रश्न कह रहा है 9वां नंबर, एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना है, माना संख्या एक मान लो, 34 से गुणा करना है, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया। पहले क्या करना था, कितने से गुणा करना था, 34 से। जब 34 से इस संख्या में गुणा करता संख्या आती कितनी, 34। लेकिन हुआ क्या, 3 को 8 पढ़ लिया तो उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। गुणनफल किससे दिया, 84 से, तो गुणनफल आएगा कितना, 84। तो इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। कितना अधिक था, 5600। क्यों अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा। अगर एक में आप 34 से, एक में गुणा 34 से करते तो 34 आता, लेकिन आपने संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी, और उसमें 84 से गुणा कर दिया तो उत्तर आपका क्या आया, अधिक आया। तो कहता है कि 5600 अधिक आया। ये प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कितना अधिक, 5600। हमारे हिसाब से कितना अधिक, तो आप कहोगे 84 में 4 में 0 यानी 50। हमारे हिसाब से 50 अधिक उत्तर आया, ये उत्तर ही तो है, 34 आना था, 84 आ गया, तो कितना अधिक आया, तो आपने कहा 84 में 34 घटा दिया, तो कितना है, हमारे हिसाब से 50 अधिक आया, सवाल के हिसाब से कितना, 5600 कट जाएगा। 1 बराबर 560 घटा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कितना है, 1 बराबर कितना है, 112। और संख्या कितनी मानी थी, एक ही मानी थी, तो उत्तर भी क्या आएगा हमारा, 112 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 मानते तो इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, अगर x मानते तो सीधे x ही निकलता, चाहे 1 मानो या x मानो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस तरह से कर दिए। कितना अधिक, हमारे हिसाब से 50 अधिक, सवाल के हिसाब से 5600। 10वां नंबर देखो, दसवां नंबर लिखा है 23 की घात 19 प्लस 19 की घात 19 एक में, तथा 23 की घात 23 प्लस 19 की घात कितना, 23 के सार वर्णखंड ज्ञात कीजिए। के सार वर्णखंड ज्ञात कीजिए। देखो क्या करें, इसको अगर माने x या a मान लो, भी मान लो, कुछ भी मान लो, x मान लें, और ये n है तो x की घात n प्लस y की घात n, और n जो n है यहाँ पर कितना है, 19, यानी क्या है, विषम। एक रख दें अगर, तो इसमें क्या फैक्टर बनेगा, x प्लस वाई ही तो आएगा, x माइनस वाई की कहीं संभावना तो होगी नहीं, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x प्लस वाई होगा। और जब x प्लस वाई होगा तो हम कहेंगे x का मान कितना है, 23, और ये कितना है, 19। 23 और 19 जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी कितना आएगा, 42 आएगा। तो इसका एक गुणनखंड कितना आया, 42 आया। अब इसमें आओ, 23 की घात 23, 19 की घात 23, तो 23 की घात 23, 19 की घात 23, ये कंडीशन है यहाँ पर, x टू पावर n और y टू पावर n। यहाँ पर भी प्लस की बात है, यहाँ पर भी विषम ही है पावर, तो विषम होगी तो इसका भी x प्लस वाई ही तो आएगा। तो 23 प्लस 19 कितना आएगा, तो x प्लस वाई कितना है, 23 प्लस 19, ये भी तो क्या आएगा, 42 ही तो आएगा। और दोनों क्या है, आंसर कितना आएगा, 42। नोट करो। ये कौन सा 10वां, अब देखो प्रश्न नंबर 11। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं क्या में, 11वां भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग के एक प्रश्न में देखना ध्यान से, इसे क्या बोलते हो, भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाज, इसे क्या बोलते हैं, भागफल, और इसे क्या बोलते हैं, शेष। भाजक, भाज, भागफल और क्या, शेषफल। इसके बाद लिखा है एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो भाजक है
वो 10 गुना है किसका, तो भागफल का। इसी तरह से एरो बनेगा, यानी यहाँ पर जो मान आएगा उसमें 10 का गुणा होगा। इस तरफ इसका मुख है। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि तथा शेष फल का 5 गुना है, तथा शेष फल का क्या है 5 गुना है, कौन, भाजक। इसका कितना गुना है 5 गुना। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए यदि शेष फल क्या हो 46। इसका मान दे दिया, एक का मान तो देगा ना, इसका मान कितना दे दिया प्रश्न में 46। अब इसका गुणा करो तो ये 5 गुना है, इसका मान कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, तो 40 गुणा 5 करोगे 200 और 40 गुणा 500 200 और 230 कितना आएगा 230। भाजक कितना आया 223। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ऐसा क्या होगा जिसका ये 10 गुना इतना आ जाए, तो आप कहोगे अगर 230 में इसका आप गुणा करना तो ये लाना है तो क्या कर देंगे, उसको उल्टा नहीं भाग दे देंगे बटा 10। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहोगे भागफल आएगा 23। और जब इसका भागफल निकला कैसे, इसी तरह से निकला 10 का भाग देकर, ये भागफल 23 है, तब इसका देखो 10 गुना, प्रश्न हमारा बन गया। अब क्या करना है, कह रहा है भाज्य बता दो, तो इसका गुणा क्या करेंगे देखना, इसका गुणा इसके साथ, यानी 230 गुणा 23 और जो शेष फल होगा क्या होगा जुड़ जाएगा। अब यह आवश्यक नहीं है कि नहीं सूत्र लिखने भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल वही है, इस तरह से कैसे आप थोड़ा देख लो। पहली बार तो मान लो यहाँ पर 24 लिखा है, 500 को 20, 4 शेष आया, 24 कैसे आएगा, यानी ये भाज्य है कैसे आता है, तो इसका गुणा और ये जोड़ देते हैं, 500 को 20 4 24। शायद समझ में आता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 का 23 गुणा 23, 23 का और होता है 529 यानी 5290 और ये हो जाएगा 46 जोड़ देंगे, ये आएगा 6 9 4 13 और 2 1 3 यानी 5 5336 क्या आएगा आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। नोट आगे देखो, आगे कौन सा है 11वां में 12वां प्रश्न है। लिखा है 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 4 प्राकृत संख्या मानते हैं A, B, C और D। प्राकृतिक संख्या सभी जानते होंगे, प्राकृत संपूर्ण गिनती 1 2 3 4 5 से लेकर कोई भी अंक आ जाए। 4 प्राकृत की 3 क्रमागत लेकर जोड़ने पर 3 को जोड़ो, पहले A B C को जोड़ो, A B प्लस C आंसर आएगा क्रम से, फिर B C D को जोड़ो तो B प्लस C प्लस D जोड़ दो, B जुड़ गया होगा, फिर C को जोड़ो C प्लस D प्लस क्या A होगा, C जुड़ गया। इसके बाद क्या करोगे, D से शुरुआत करो, D प्लस A प्लस क्या B, क्रमशः योग दिया है, इस तरह से जोड़ना है, क्रमशः योग दिए जो जोड़ते जाना उसको काट देना, इस तरह देख लेना। अब जोड़ने के बाद योग आया, इसका आया 180 और इसका आया 197, इसका आया 208 और इसका आया 222। यह समीकरण है। समीकरणों को क्या कर दें, सभी समीकरणों को जोड़ दें, तो A कितना आएगा 3A, B और B कितना आएगा 3B, तो आप देखेंगे 3B 3C 3D कितना आया, सब में 3 3 आ जाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 8 7 15 2 17, इसका 9 8 17 2 19 19 1 20, हासिल कितना होगा 2 1 3 4 2 6 2 8 यानी 807। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 807 बटा कितना 3, 8 7 15 3 से कटेगा, 3 दूना 6 जीरो होगा, 18
18 के बाद 2 बचेगा, 3 9 27, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है 269। अब मान निकालना है ए बी सी डी। देखो a प्लस बी प्लस सी का मान 180 यहाँ पर रख दें, तो 180 रख दो यहाँ पर, तो ये बनेगा 180 प्लस सी बराबर कितना 269। सी बराबर कितना आ जाएगा 269 और 180 क्या हो जाएगा इसमें का, ये बचेगा 9, 16 मार जाएंगे 9, यानी सी का मान कितना आया, तो आप कहोगे सी का मान आ गया कितना 89। अब क्या करें, अगले स्टेप बी सी डी का मान रख दें, तो बी सी डी का मान रख दें, किसका मान आ जाएगा ए का, तो कैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान है 197 बराबर कितना 269। तो a बराबर 269 में 97 घटा दो, 9 7 जाएगा 2, 9 7 जाएगा कितना 2 बचेगा। इसके बाद 16 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 16 9 9, इसके बाद कितना 92 आएगा, a का मान कितना आएगा 92 आएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो अब किसका मान चाहिए, ए का निकला है सी का निकला है। अब यहाँ से देखो सी डी ए का मान रख दें, सी डी ए का मान रख दें तो बी का मान निकल आएगा, यानी 269 में कितना घटा दें 208 घटा दें, एक आएगा और ये 6 आएगा, तो अब इसका मान कितना आ गया 61 आ गया। इस तरह से हमारे क्या आ गया मान आ गया। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया, नोट करो और जो बचता है उसका मान आप निकाल लेना है। आगे देखो, आगे कौन सा प्रश्न है 13 है। अरे यहाँ पे देखो घटाने में गलती हो गई है, इसको देख लेना, 16 में 9 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा 2, यानी 72 आएगा, 72 है। ठीक है, 16 में 9 7 जाएगा। अब देखते हैं 13 नंबर, तेरह नंबर दिया गया है। 13 में एक 3 अंकों की संख्या है 2a3। ठीक, 326 में जोड़ने का, 326 में जोड़ने का कह रहा है 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतया विभाजित है। 5 है माइनस 2b का मान बताइए, कोई बात नहीं, ये 9 से पूर्णतया विभाजित है, तो 9 से पूर्णतया विभाजित होने का नियम और 9 से विभाजित का नियम आपने पढ़ा होगा कि अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 5 14 और इसमें कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो आप कहोगे 4, तो 9 4 13 13 5 कितना 18 हो गया, जो कि 9 से क्या होगा कट जाएगा। जब b का मान 4 आया तो 6 3 कितना 9, और जब 6 3 9 आ गया, b का मान 4 है तो यहाँ पर 4 कैसे आएगा, तो ये 2 तो दिया है, तो a का मान कितना होना चाहिए 2, a का मान आया कितना 2, b का मान कितना आया 4, कहाँ से 9 से विभाजिता से मान रखते हैं, तो a का मान 5 गुना 10, 2b यानी b का गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा 8, आंसर 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न चलते हैं, देखो लिखा है 3257 की पावर 683, 3257 की पावर 683 को 32 56 से भाग देने पर शेष करता है, 32 56 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा।
देखो इस टाइप का प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया है इसी कॉन्सेप्ट में। तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लो, हालांकि आपको पहले प्रश्नों बताया गया होगा, फिर भी थोड़ा देख लो। a⁴n बटे a+1, अगर इस तरह से कंडीशन बनेगी तो इसके दो आंसर आएंगे। जब n का मान होगा आपका सम तो आंसर 1 आएगा, और जब n का मान होगा विषम तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक, कितना आएगा? 0 आएगा। आगे बढ़े, a की घात 1, अगर a-1 है तो इसमें पावर इवन हो या ऑड हो, सम हो या विषम हो। अगर ये माइनस की कंडीशन बना रहा है तो जो ऑलवेज मतलब हमेशा रिमाइंडर जो आएगा यानी शेष फल आएगा वो 1 ही आएगा। ये बात बताई गई होगी। यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर a आता है, 0 नहीं आएगा। इसमें 1 इसमें आएगा 1 आएगा और इसमें क्या आएगा? a आएगा। कैसे याद रखें इसको? तो इसके लिए थोड़ा तरीका और इस तरह बनाया गया, क्योंकि ये प्लस है जिसका मतलब इसमें एक ही उत्तर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस बना तो आप देखना कि माइनस कम होता है यानी इसका कम ही उत्तर, यानी इवन हो ऑड हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही आएगा। लेकिन हाँ इसमें प्लस मतलब होता है जुड़ा हुआ, इसमें दो बातें जुड़ी मान लेते हैं इस प्रकार। तो एक सम और एक विषम, सम और विषम में दोनों अलग अलग रखना है। सम में तो एक याद रखना, विषम में कैसे याद रखोगे कि ए आता है तो इसको लिखते हैं ऑड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड। और इस शून्य को जो शून्य ओ होता है इसको क्या बना देते हैं? ए। और ए बनाना क्या होता है? आसान, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं? ए। तो शायद यह बिंदु आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो। अब प्रश्न देखते हैं। अब देखो इस तरह से प्रश्न लिखा है 3257 की पावर 683। अब लिखा है, नीचे लिखा गया है 3256। अब बताओ 3256 को क्या +1 कर सकते हो कि +-1? तो आप कहोगे 57 कैसे आएगा? तो आप कहोगे 3256 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3200, इसको लिख सकते हैं 3257 माइनस क्या? 1। ये समान होना चाहिए ना, किस प्रकार का रूप था देखो जरा, a⁴n बटे a-1 ही तो था। अगर यहाँ पे आप कहोगे क्या कि अगर हम 3256 + 1 लिख दें तो 56 + 1 लिखोगे तो ये ए वाली बात कहाँ पूर्ण होती है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 3257 - 1 ही तो लिखेंगे। और जब ये इस तरह की माइनस की बात बन गई तो पावर में इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आएगा? शेष फल क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। शायद आपको बात समझ में आए। आप ये नहीं सोच सकते हो क्या कहोगे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3256 लाना है तो 3257 - 1 कर दिया, 56 आ गया। और 56 कैसे? अगर आप कहोगे 3255 कर दो और 3255 + 1 कर दो, नहीं बनेगा, क्योंकि इसका रूप इसी रूप में रहना चाहिए ना प्रश्न। a⁴n ये a का मान और ये n का मान और a-1 तो यही यहाँ पर क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, यानी ये यही वैल्यू कहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये बिंदु आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके कुछ प्रश्न और बनते हैं, अच्छे प्रश्न बनते हैं जो कि अभी तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आने वाले रेलवे के एग्जाम में पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता रहता है, तो हो सकता है प्रश्न का रूप चेंज हो जाए, इससे हो सकता है प्रश्न ना बने। लेकिन 2017 तक यूपीएससी एग्जाम में इससे प्रश्न बना था, इसी कॉन्सेप्ट से हो गया था। लेकिन आगे किस प्रकार प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे बने, आपने अगर कहीं पढ़ा है तो उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसको विस्तार से पढ़ाया जाए तो अभी नंबर सिस्टम में शुरुआत कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम में मैं आपको एक एक करके जो जो आपके प्रश्न बनते हो आपने देखा होगा इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं, आप वो कमेंट करके बता दें। अगर आप कमेंट करने में हो सकता है लिखने में बड़े प्रश्न दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9956937025। तो आपके प्रश्न ले लेंगे और वीडियो में किसी न किसी वीडियो में आपको शामिल करेंगे और उन प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। अगर नंबर सिस्टम से आपको लगता है कि ये प्रश्न बन रहा है अभी, क्योंकि नंबर सिस्टम पर ही बात कर रहे हैं, तो वहां पर बताई जा सकती है बातें। प्रश्न लिख लो, शायद आपको आ जाए तो हमें पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आप फिर कहें कि हाँ पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसे प्रश्न देखे गए तो नोट करो प्रश्न। इस बुक में तो नहीं है, इस टाइप के दूसरी बुक में है, तो उसमें देख लेते हैं। मान लो काफी प्रश्न लिखे हैं, जैसे 2 की घात 49। जब प्रश्न है जब 2 की घात 49 को 7 से विभाजित करते हैं
तो शेषफल ज्ञात करें। पहला हुआ, कहने का मतलब है कि 2 की घात 49/7, तो शेषफल क्या आएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 51 की घात 203 प्लस 2 की घात 49 को 17 से विभाजित कर दें, तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, इस तरह से बस इस टाइप के कई सारे प्रश्न हैं। जब आप कहेंगे कि इसका उत्तर अगर आप दे सकते हैं तो आप जरूर दें, अगर नहीं आता तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ें और किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें। एक दो छात्रों ने कहा सर बुक से बताया, तो मैंने वादा पहले भी वीडियो में किया था ना आपसे कि RS अग्रवाल की भी प्रश्नावली और महेश मिश्रा की जितने प्रत्येक सवाल वो मैं आपको करा दूंगा। तो धीरे धीरे करके अगर आप बेस पढ़ना चाहते हैं तो बताएं, ये क्योंकि जब बेस बताते हैं तब इनको बता देंगे आपको, अगर चाहते हैं तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा तो जवाब जरूर भेजें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अगर लगता है कुछ सीख पा रहे हैं तो। आगे प्रश्न देखिए आप, 15 नंबर 15 लिखा है, संख्या के समीपतम कौन संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समीपतम कौन सी है, 97 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तरीका यही कहता है इसका, 84159 84159 97 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। नजदीक कौन सी संख्या, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विभक्त कर दें। आप कहोगे 8 बार 9 बार जा सकता है, 9 7 63 6 बचा, और 81 से कितना हो जाएगा, 87 ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार जाएगा, 8 7 कितना आएगा, 56 आएगा, 5 आएगा, 8 9 72 5 70 आएगा। 11 में 6 घटा दिए कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 बचेगा, 13 में 7 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 65। यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। 9 7 63 7 बार, 9 7 7 बार जाएगा, 7 7 49 4 बचा, और 9 7 63 नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 42 हो जाएगा 2, और 4 बचेगा, और 54 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ये 3 आएगा, और 15 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ से कितना आएगा 9 9 72 8 बार जाएगा, 8 7 56 5 आएगा, और 72 5 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 7, और 7 7 49, ये बचेगा 4 63 4 कितना हो जाएगा 67, ये कितना बचेगा 0, और 13 में 7 जाएगा कितना बचेगा 6, यानी शेष कितना बचा है इसका, तो आप कहोगे शेषफल कितना आया 60 आया। अब एक बात बताओ, इसमें शर्त क्या जुड़ रहा है, समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कंडीशन ये है कि 97 से पूर्णतः विभक्त भी होना चाहिए और समीपतम यानी पास में भी होना चाहिए। तो देखो एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, 5 का भाग देते हैं, मान लो 24 में 5 को 20, कितना आया, आपने कहा 4 शेष आया। अगर हम आपसे ये प्रश्न कह दें कि 5 मतलब की जो संख्या हो वो 84,159 के समीप हो, हम कह रहे संख्या जो हो 24 के समीप हो, छोटा सा प्रश्न ये देखना, इससे समझ में आ जाएगा। संख्या 24 के समीप हो और 5 से पूर्णतया विभक्त हो, 5 से पूर्णतया विभक्त हो और क्या हो 24 के समीप हो, तो आप क्या कहोगे, 5 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए 24 के समीप 25 ही होता है। आप यही कहोगे, कितना होता है 25 होता है। अब 25 होता है कोई बात नहीं, इसके बाद 20 भी होता है, लेकिन 25 भी होता है और 20 भी होता है, समीपतम की बात कर रहा है, तो आप निकालते कैसे हैं, या इसको जोड़ देते हैं, इसको इस अंतर को, मतलब 5 और 4 में कितने का अंतर, तो आप कहोगे 1 का, तो ये एक क्या कर देते हैं, प्रश्न में जोड़ देते हैं। अगर विभाजित तो निकलेगी, इससे भी निकलेगी, अगर जोड़ दें तो भी 24 में क्या जोड़ें, तो आप कहोगे 24 में क्या जोड़ें, ये 4 नहीं जोड़ेंगे, ये 5 और 4 का अंतर कितने का, 1 का, तब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, और ये 24 पे क्या है पास में।
अगर कहते हैं घटाने की बात आ जाएगी, 24 में 4 घटा दें कोई दिक्कत नहीं, तो भी कितना आएगा 20, और ये भी संख्या क्या है 5 से विभाजित है। तो सर बात क्या निकली कि 5 से विभाजित तो 20 है, किंतु 24 के समीप उतनी नहीं है जितनी कि 24 के समीप क्या है 25 है। बात समझ में आपको आ गई। तो अब क्या करें, ये दो उत्तर ही निकलेंगे इससे। अब एक काम करेंगे, या तो इसमें 60 घटा देंगे, अब विकल्प तो है नहीं हमारे पास, तो दोनों काम करेंगे, फिर देखेंगे 159 में क्या कर दें, ये 60 क्या कर दें घटा दें, तो आप कहोगे ये 9 आएगा, 15 6 जगह 9 जाएगा, इसके बाद ये 0 बचेगा और ये 84 कितना आएगा 84,099। अब क्या करें, इसका जो अंतर है 60 और 97 का, तो कितने का, तो आप कहोगे 37 का, 60 30 90 57। अब इसमें 37 क्या, इसको क्या करते हैं, जो इस तरफ से अंतर आता है इसको क्या करते हैं जोड़ के निकालते हैं, तो भी विभाजित होगी। ये यहाँ पर जो संख्या है 60 घटाने के बाद आई है, ये 97 से पूर्णतया विभक्त है, ये बात याद रखना। और अब ये जो 37 जोड़ने से आएगी, ये भी 97 से पूर्णतया विभक्त होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको दिखाया गया है जोड़कर 5 के भाग देकर। 84 159 में क्या कर दें 37 जोड़ दें, तो ये आएगा 9 7 9 56 9 16 5 3 8 1 9 और 9 5 3 8 1 9 1 आएगा, और ये कितना आएगा 4 आएगा, और ये कितना आएगा 8 आएगा। अब आप बताओ ये क्या, ये 84,000 लिखा है 99, और ये 84,159 लिखा है, ये 84,196 लिखा है, तो समीपतम कौन सी संख्या है इसके, तो आप क्या कहोगे समीपतम कौन सी संख्या है, 84,099 समीपतम है कि 84,196 समीपतम है इसके 159 के, तो आप कहोगे 15,019 यानी 84,196 क्या है समीपतम। नोट करना खुद दिखता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में भी यही करना है हमें। जब इसमें कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि ये योगफल जो 37 से पूर्णतः 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो देखो इसमें भी कुछ तरीका वो देख लेते हैं। इसमें तो ये काम करना पड़ा, इसमें तुलना, इसमें देखेंगे कौन सी समीप है किसके 84,159। आगे देखते हैं 36 5 0 किससे विभाजित करना है 137 से। तो कह रहा है कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। योगफल कितना है 137 से क्या जोड़ा जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे, और जब इसमें भाग देंगे तो मैंने हल किया हुआ है, तो इसमें भाग आएगा 67, भाग तो यही लेंगे ना। अब भाग आएगा इसमें से, तो भाग नहीं शेष फल आएगा कितना 67 67 आएगा। अब वो कहता है इसमें क्या जोड़ें, देखो जोड़ने की बात आ रहा है। अगर वो विभाजित की बात करे तो 67 घटा देते तो विभाजित हो जाता, लेकिन वो कहता है क्या जोड़ें, तो हम क्या जोड़ेंगे इसका अंतर, यानी 137 में और 67 का अंतर कितना घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 13 में 6 जाएंगे कितना आएगा 70, कितना अंतर आएगा 70, और इसमें क्या करना है हम 70 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 7 2 9 और 9 और 36 990 संख्या आएगी। लेकिन इसमें ये पूछा है कि क्या जोड़ेंगे, तो आंसर सिर्फ कितना आएगा 70 जोड़ दें। देखो जोड़ने की जब बात करेगा प्रश्न में तो यहीं से जोड़ेंगे, और ये भाग देके आप 67 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 70 जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे 70। कहाँ से ये बात, इनका अंतर 5 का भाग जो देकर अभी पिछले सवाल में बताया था उसी के अनुसार यहाँ पर भी नियम लगेगा, और ये 70 क्या कर लेंगे संख्या में जोड़ देंगे, तब भी 137 से कटेगी। 67 घटा दें तब भी 137 से ही कटेगी, लेकिन वो पूछा क्या जोड़ दें, तो उत्तर आएगा 70। आप देखो आगे इसके बाद प्रश्न नंबर है 18। लिखा है 6 अंकों की वो छोटी, एक और छूट रहा है 17 नंबर।
434081 434081 में छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 287 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। शेष संख्या 287 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। विचार करो, इससे विभक्त कराना है। वही छोटा सा उदाहरण यहाँ करना, 5 की पावर 5 के भाग दे देना 24 में, किसी में भी 23 में। घटाने की बात कर रहे, क्या घटाया जाए? जो घटाया तो वही जाएगा ना जो शेष फल आएगा। घटाया तो वही जाएगा जो शेष फल आएगा। जब इसका भाग देंगे जो शेष फल आ जाएगा वही क्या कर देंगे, हम इसमें घटा देंगे। और उत्तर में पूछता है क्या घटाया जाए, तो जो शेष फल आएगा वह घटाया जाए। अगर जोड़ने की बात करता तो इसका क्या ले लेते, अंतर ले लेते। और जितना अंतर आता है इसके पहले सवाल में 70 आया था, 70 जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर घटाएंगे क्या, शेष फल जितना आएगा उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आप इस प्रश्न को गुणा भाग आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? एक कितने जीरो होंगे? 5 तो होंगे, 3 2 5, 5 ही तो होंगे, बिल्कुल सही 5 होंगे। कह रहा 67 से पूर्णतया विभक्त हो। अब इसे किससे विभक्त कराना है? 67 से। सवाल क्या कह रहा है? 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखो इसको भाग देते हैं, इसमें एक बात बता देंगे इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 का भाग देंगे कितना आएगा, एक बार जाएगा 67 आएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 9 6 जाएगा कि 0 इधर आ जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 7 35, 3 बचा, 5 6 30 3 33 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 7 28। एक कॉन्सेप्ट इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 7 28 हुआ, 2 हुआ, 4 3 24, 2 कितना हुआ 26 हुआ, ये बचेगा आपका 2, ये 12 बचा, 12 में 6 जाएगा 6 62 होगा, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद 10 बार जाने कुछ 10 बार जाएगा नहीं, 6 70 हो जाएगा, और 9 बार 9 7 540, और 9 7 9 बार जा सकता है, 9 7 63, और 6 हासिल हुआ, और 9 7 54 6 कितना हुआ 60 हुआ। ये आया 10 में 3 जाएगा कितना 7। इसके बाद ये क्या आया 1 आया। अब ये क्या आ जाएगा, ये 0 आया। इसके बाद 6 2 12, 2 बार जाएगा, 60 दूनी 120, हाँ 2 बार जाएगा, और जब 2 बार जाएगा तो आएगा 2 7 14, और 2 6 12 1 13, 6 बचा, और ये बचेगा यहाँ पर कितना 66। 10 में 4 गए 6, और 6 में बचेगा, 6 में 3 गए 36 बचेगा। शेष कितना बचा यहाँ पर 36। जब भाग दिया देखना ध्यान से, संख्या है कितने अंकों की 1 2 3 4 5, और कितने अंक हो गए कुल 6 अंक। देखो 1 2 3 गिनना होता है, 3 2 5 1 6। अब वो कह रहा है क्या जोड़ें। देखो अगर इसमें और कह रहा है कि संख्या कितने अंकों की रहे, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो। पूर्णतया विभक्त होने के लिए आप इसमें 36 घटा दें। अगर बहुत ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या किया 36 घटा दिया, तो ये बचेगा 4, और ये बचेगा 6, और ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, ये बचेगा 9, और ये बचेगा 9, यानी 9 9 6 4। अब एक बात बताइए यार, क्या ये जो संख्या लिखी है घटाने के बाद यह संख्या जो आपकी है ये क्या 6 अंकों की रह गई? 6 अंकों की रह गई, तो आप यही कहोगे ना कि ये 6 अंकों की संख्या नहीं रह गई। तब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, तो ये 5 अंकों की रह गई, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। संख्या रहनी कितने अंकों की चाहिए, छोटी भी रहना चाहिए, और 67 से कटना भी चाहिए, और 6 अंकों की भी रहना चाहिए। तो अब एक ही अंतिम विकल्प बचता है क्या, कि इन दोनों का लेने क्या अंतर, और जब इन दोनों का लेंगे अंतर तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 31। अब इसमें क्या कर दें, 31 को क्या करेंगे, जब ये अंतर दोनों तरफ से आता है इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 अंकों की संख्या है 3 2 5 1 6, इसमें क्या करेंगे 31 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा इतना।
1 3 टाइम्स 0 3 1। ठीक है, ये आपका क्या आएगा आंसर है। इसलिए इसको बताना जरूरी था, क्योंकि घटा तो देते लेकिन संख्या कितने अंकों की बच गई, 5 अंकों की। संख्या रहनी कितनी अंकों की चाहिए, 6 अंकों की, और घटना भी किससे चाहिए, 67 से, तो यही संख्या है। इसका 19 नंबर, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस प्रश्न के लिए मैंने आपको समझाया था, फिर थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न इस तरह से कह रहा है कि 783 को, किसी संख्या को 783 से भाग, ये संख्या भाग देने से 48 शेष बचता है, कोई दिक्कत। उस संख्या को, जो ये संख्या है, 29 से भाग दें इसी संख्या को, तो कह रहा शेषफल क्या होगा। तो हमने कहा था ये संख्या जो है नंबर 1, तो ये इसके बटे में, यानी इसका भाग इसमें जाना चाहिए, तब आगे की बात होगी। तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तब इस स्थिति में क्या करेंगे, ये इस 48 में 29 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 29 का सीधे 48 में क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा, ये बचेगा 29, ये आएगा 9, और 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कितना आंसर आएगा आपका इसका, 19। कितना शेष बचेगा, 19 शेष बचेगा। नोट कर, आगे देखते हैं। मार्कर कहाँ है, नीला वाला। देखो लिखा है 20वां नंबर, किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। संख्या ज्ञात कीजिए। इसको x से करना ही क्या है, बहुत बढ़िया तरीका है इसका, x से ही करना बहुत ही सरल है। लेकिन अगर शॉर्टकट की बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप कि 180 से अधिक 180 से कम, अधिक और कम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 360। इसके बाद कह रहा है गुणा करने पर संख्या क्या थी, तो 11 से गुणा पहले करना था। इसके बाद जितनी वो आरंभ में तो हर संख्या 1 होती है, तो 11 प्लस 1 कितना होगा, 12 होगा। तो 360 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। संख्या निकालना है जो इससे गुणा होगी, तो यहाँ पे भाग तो बांटनी इसमें कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं शॉर्टकट के रूप में, लेकिन ये कोई फंडा नहीं है। लेकिन करेंगे कैसे वो देखो, एक्स करना ज्यादा बढ़िया होता है। माना संख्या क्या थी, एक्स थी, ठीक है। 11 से गुणा किया, कितना आया, 11x। कह रहा है जितनी वो आरंभ 11 से गुणा करने पर वो 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से क्या थी, कम थी। ये 180 से क्या थी, कम थी। अब ये 100 उतनी अधिक हो जाती है, ये जब कम है और दोनों को बराबर करना है तब मान निकलेगा। तो 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है। हमारे हिसाब से इनका अंतर कितने का, इस 11x और 180 से अधिक हो गई, तो इन दोनों में अंतर कितने का, तो आप कहोगे 11x माइनस 180। तो अब इसको क्या कहोगे, 12x। देखो शॉर्टकट भी यही बना, 12x। उसको सीधे बता देते हैं कि x ना मानना पड़े, लेकिन उस पर मत जाइएगा। 12x बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे 360। x बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 360 बटे कितना, 12, और ये कितना आएगा, 30 आंसर। ये बात समझे, 180 क्यों घटाएगा, क्योंकि उतनी ही अधिक, यानी उसका अंतर कितने का, तो आप कहोगे 11x में 180 का अंतर, तब जाके दोनों बराबर हो। क्योंकि 180 से कम हो रहा है ये संख्या, तो यहाँ पे 180 से यहाँ पे गुणा करने के बाद बराबर कब होगी, ऑलरेडी ये संख्या क्या है, ये ज्यादा है, ये अधिक है, 11x करने संख्या ज्यादा हो गई, और यहाँ पर कम के, अब बराबर अभी भी ये ज्यादा होगी, तो 180 क्या कर दी, कम कर दिया। प्रश्न में भी स्पष्ट है, ठीक। शायद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न लगता है कि अब मैं अभी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार बता देना, तो दूसरे वीडियो में उन प्रश्नों को एक बार फिर से ले लेंगे अगर आपको लगता हो। इसके बाद 21वां नंबर देखो,
जो 21वां नंबर है वो जो पहला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, वो ऐसे ही छप गया है वहां पर, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सेम है। हाँ 22वां नंबर है। तीन प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में यदि संख्याओं को वर्गों का योग 116 है वो तो संख्याएं याद कीजिए 2, 3 और 4। देखो x नहीं मानेंगे तो भी, लेकिन याद रखना पड़ेगा x मानना थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो संख्याएं मान लिया हमने 2x, 3x, 4x। एक बात याद रखना, सभी सवाल बिना x के नहीं होते हैं। यूट्यूब में होता क्या है कि वो लोग वही प्रश्न वही चुन लेते हैं ज़्यादातर, यूट्यूब में ऐसा सब में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वही सवाल लेते हैं जिसमें x नहीं मानना पड़ता है। आपने देखा कई सवालों में यहाँ पर भी x नहीं माना, एक मान लिया है तो x का वो तो है तो x ही, लेकिन फिर भी x मानना वही सवाल वो लोग लेते हैं जिसमें x ना मानना हो, तो उससे आप बचिएगा। ठीक है, x मानना कोई इतना गलत नहीं है, मान लीजिएगा। x नहीं मानेंगे तो कुछ तो मानेंगे परसेंटेज में, हाँ उसमें सरल हो जाता है 100 मानने से, तो 100 मान कर बताएंगे आपको, वहाँ पर देखना जाए तो 2x, 3x, 4x इसको भी बगैर x से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनके वर्गों का जब 116 है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4x², इसका हो जाएगा 9x², इसका हो जाएगा 16x²। इनके वर्गों का योग है कितना 116, 16 9 कितना होगा 25, 25 4 कितना होगा 29, x² बराबर कितना है 116, 29x² बराबर कितना आया 116 आएगा। इस तरह से नोट करना। हाँ पूरा करते हैं, पूरा काट दो, 29 को 16 हो जाएगा तो x² इक्वल कितना आएगा 4, x बराबर कितना आएगा 2, और x बराबर जब 2 आएगा तो ये क्या होगा, मान रखते हैं किसमें, इसमें, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना आपका 6, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो संख्या कितनी आ जाएगी 4, 6, 8। अगर ऐसे ही वर्ग कर देते कि 2 का वर्ग 4, 9, 16 9 25, 25 और 29 बराबर 116 के, तो एक बराबर आ जाता कितना, एक बराबर आ जाता आपका 4, और क्योंकि वर्ग की बात थी तो वर्गमूल ले लेते, तभी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4, 6, 8 आ जाएगा, 4, 6, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 23वां, 24वां, 25वां ये सवाल देख लो बहुत जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम को उदाहरण में किए भी होंगे आपने, फिर भी एक प्रश्न देख लेते हैं। तेईसवां नंबर सवाल ये कह रहा है 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बटा कितना 719 गुणा 719 प्लस 187 गुणा 187। देखो इसमें तरीका क्या होता है, इसमें तरीका यही है कि इसमें आप गुणा ना करें, कि जोड़े नहीं। इसको देखो वैल्यू सभी जगह समान है, ए बी, ए का मान ये मान लिया और बी का मान ये मान लिया, सभी जगह ए बी रख लिया, ए बी बी, तो ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मानेंगे, देखो इसमें गुणा नहीं करेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन जो एक बार पढ़ लेता है वो कभी ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल सरल है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो जो अगर पहली बार पढ़ेगा तो अगर इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, सिंपल है तो सीधे ए और बी लिख लिया बटे ए स्क्वायर, नीचे कितना आ गया बी स्क्वायर। तो इसको इसका सूत्र क्या होता है ऊपर वाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, और इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2ab, और नीचे कितना लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आएगा, और ए प्लस का क्या आएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2 का मान हो जाएगा, 2 पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों समान है, ये कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे इसका आंसर कितना आएगा। तो इस तरह से लिखना है ही नहीं, इसका काम ही नहीं पड़ा अभी, लेकिन कभी कभी पड़ जाता है। कैसे पड़ जाता है वो देखो, इसके बाद वाला प्रश्न देख लेते हैं, एक और देख लो 25वां नंबर देखो, 917 गुणा 917 गुणा 917, इसको ए मान ले तो क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, यानी ए बराबर मान लिया 917 और बी बराबर मान लिया 283।
ठीक है, इस तरह से मान लिया तो a क्यूब बनेगा, फिर उसके बाद 283 गुणा 283 गुणा 283 का मान कितना है, तो b का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्योंकि 917 गुणा 917 है, माइनस 917 गुणा 283 तो हो जाएगा माइनस का a b, और ये पुनः इसके आगे सवाल आप देखिए देखते जाना, 283 गुणा 283 वो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे भी दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये इससे कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। ए का मान 917 और इसका कितना 83, 9 2 11 83 1700, यानी कितना आएगा इसका आंसर 1200। आंसर कितना आएगा इसका 1200 आएगा। ठीक है, 24 नंबर भी इसी प्रकार का है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं आप वो हमें बता दें, अवगत करा दें कमेंट करके कि क्या आपको वीडियो सही लग रहे हैं, प्रश्नावली भी कराना उचित है आपके लिए, आपको समझ में आ रही है। ऐसी प्रक्रिया जो भी आपके मन में चल रहा हो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आप सबके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है, वहाँ पर अपने विचार रखिए, कैसे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना आपको है पढ़ाना हमें, आप भी बताएं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, और आज का प्रश्न एक सिंपल सा पूछ लेते हैं, जो लोग जैसे प्रतिदिन पूछते हैं। प्रश्न आज का ये है, वो प्रश्न तो हमने इसलिए बता दिए, वो प्रश्न नहीं है क्योंकि वो तो आप ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सकता है वो करके बता दे। सरल सा प्रश्न है किस प्रकार से, तो संख्या लिखिए इस तरह से, एक प्रश्न बुक से ही दे देते हैं आपको। कोई भी ले लो, 32 16 की पावर 7 की पावर 32 17 की पावर 189 189 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपके आज का प्रश्न है। इसका उत्तर देना और कमेंट में वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, उससे मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक सोच मेरी उत्पन्न होती बनती है, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो और मेहनत करेंगे आपको समझाने के लिए। अगर कोई प्रश्न आपको लगा हो कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो उसको लिख देना, सर की पहला नंबर या दूसरा नंबर, जो भी प्रश्न आपको दिक्कत हो एक बार और बता देना, तो मैं आपको एक बार और बता दूंगा। पहले आप वीडियो को उस प्रश्न को 2 बार देख लेना, समझ में आप बात आपको आ जाएगी, और प्रश्न बुक से पढ़ना जरूर। ठीक है, फिर बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।